हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम एएमयू के 2018 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एएमयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, एएमयू का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका, ये 15 से 22 ऑफ नवंबर के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है। यानी अगर आप आज से प्रॉपरली डेज अगर काउंट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के लिए 10 to 15 डेज ही रिमेनिंग है। तो इन 10 to 15 डेज में आपको किस तरीके से पेपर वन, जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, ठीक है, पेपर वन आपका होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें आपको 40 एमसीक्यूज पूछा जाता है इस सेक्शन से। तो आपको 40 एमसीक्यूज के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एग्जामिनेशन में 10 to 15 क्वेश्चंस रिपीट देखने मिलेगा। देन उसके बाद किस किस कॉन्सेप्ट पर एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, कितना टॉपिक पर कितने वेटेज होते हैं, कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस दिया जाता है एग्जामिनेशन में, और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। तो ये सारा हमारे एक्सपर्ट्स के, हमारे टीम के जो स्कॉलर्स है, वो आपको बताते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाएगा। तो पेपर वन के लिए हम आपको गारंटीड सिलेक्शन होने की हम आपको ये गारंटी देते हैं। यानी पेपर वन में आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारी होती है, हम आपको पास करवा देंगे, ये हमारी टीम गारंटी लेती है। ठीक है, सो पेपर वन का हम आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करते हैं, रिवीजन पैकेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड मोमेंट रिवीजन पैकेज भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको रिवीजन वगैरह सारी चीजों को फॉलो करना है। और उसी तरीके से पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पेपर वन एज वेल एज पेपर टू का अगर आपको कोर्स एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे ऐप पर आपको विजिट करना होगा, जिसमें आपको नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक प्रोवाइड कर रखते हैं। हम वन क्लिक में ही आपको सारे स्टडी मटेरियल देखने मिलता है। एंड ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर हमारा, ये भी हाईलाइटेड है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें कोर्स के बारे में और ज्यादा आप जानकारी ले सकते हो। सो दैट्स इट। आपको जल्द से जल्द, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी, अगर अभी तक भी आपने प्रिपरेशन नहीं करी तो अभी भी आप हमारे कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जल्दी से आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर वन का हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और वीडियो लेक्चर्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेगा। थियोरी लेक्चर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नोट्स है, आपको नोट्स जो है हर एक पॉइंट्स का हमने हाईलाइट कर रखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जो कि आपके इंटरव्यू में काफी हेल्प करता है। आपके मॉक टेस्ट 40 मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको 400 आपको एमसीक्यूज कवर होते हैं हर एक मॉक टेस्ट से। तो इस तरीके से 10 मॉक टेस्ट है, 40 into 10 इज 100, आपके 400 एमसीक्यूज यहाँ पर कवर होते हैं मॉक टेस्ट में, एंड 1500 प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है एएमयू के लिए। और ये जो सारा कंटेंट है आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने मिलेगा। अगेन इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हम आपको नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखते हैं। और साथ ही साथ पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जिसमें कि आप सभी को पता है पेपर टू में नोट्स और एमसीक्यूज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पेपर टू में हेल्प करेगा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जनरली काफी सारी यूनिवर्सिटीज में पूछे गए पेपर टू के लिए। तो जिससे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर काफी सारे सब्जेक्ट्स हमने लिख रखा है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा भी आपको किसी और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हो। सो पेपर टू के लिए भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी पेपर टू का स्टडी मटेरियल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स, इस क्वेश्चन में हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब बताना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे हमें पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर वो कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सपेरिमेंट में चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और उसका इफेक्ट देखते हैं वो किस तरीके से इफेक्ट बता रहा है। सो ये होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का करेक्ट मीनिंग किस ऑप्शन में हमें गिवन है।
सो ऑप्शन ए आपका गिवन है, अ वेरिएबल विच इज ओनली यूज्ड इन कंट्रोल वेरिएबल। नो, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकते, एज अ कंट्रोल वेरिएबल नहीं यूज करते, बल्कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, उनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं जिनको रिसर्चर कंट्रोल करने की कोशिश होते हैं, सो वो एज अ कंट्रोल वेरिएबल उनको यूज करा जाता है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। देन ऑप्शन बी, अ वेरिएबल विच इज सर्व एट द एम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऐसे वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंट का एम होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका ऐसा वेरिएबल होगा जो एक्सपेरिमेंट का एम होता है नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट का हमारा क्या एम होता है कि हम ये देखें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा इफेक्ट दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्चर का एम नहीं होते, बल्कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों भी होते हैं, इनके बीच में कैसा रिलेशन है ये फाइंड करना एक्सपेरिमेंट का हमारा एम होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, अ वेरिएबल विच शोज अस द इफेक्ट ऑफ द मैनिपुलेशन। मतलब ये वेरिएबल हमें कुछ इफेक्ट दिखा नहीं रहा है, हम इसका इफेक्ट देख रहे हैं, ये हमें इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, इसमें कोई हमें चेंजेस नहीं दिखते। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हम खुद करते हैं, हम किस में देखते हैं क्या चेंज हो रहा है, इसके चेंज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर किस तरीके से इफेक्ट बता रहा है या फिर शो कर रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल अगर पूछा होता ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग पूछ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे। यस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर चेंज करते हैं रिसर्च में, मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करते हैं, और थोड़े बहुत वेरिड मतलब ऊपर नीचे कुछ उसका इफेक्ट को कम ज्यादा कर देखेंगे कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट करते हैं और चेंज करते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अ वेरिएबल व्हिच इज मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे। नेक्स्ट, व्हाट डज अ रैंडम असाइनमेंट इन्वॉल्व। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रैंडम असाइनमेंट किस ऑप्शन को इन्वॉल्व कर रहा है और रैंडम असाइनमेंट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन हमें गिवन है। रैंडम असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे रिसर्चर अपने रिसर्च में सैंपल सेलेक्ट करते हैं, मतलब पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी उनको सैंपल्स को सिलेक्ट करना होता है। तो सैंपल को किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं रिसर्चर, मतलब सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हैं, रिसर्चर ने रैंडमली किस भी लोगों, कोई भी लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब होता है रिसर्चर ने जो सैंपल सिलेक्ट कर लिया वो रैंडमली सिलेक्ट करा। अगर रिसर्चर ऐसा करते हैं कि मैं इसी मेंबर को सिलेक्ट करूंगा पॉपुलेशन में से, या फिर इसी ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, इन 4-5 लोगों से मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल सकती है, तो रिसर्चर यहाँ पर नॉन रैंडम वे से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने जजमेंट, अपने कन्वीनियंस को आगे रखकर। और रैंडमली क्या होता है, डायरेक्टली रिसर्चर पॉपुलेशन में से कोई भी मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसे हम कहते हैं रैंडम सिलेक्शन और रैंडम असाइनमेंट। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिलेटेड टू रैंडम असाइनमेंट। ऑप्शन ए, द रिसर्चर सेलेक्टिंग अ टिपिकल पॉपुलेशन और ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पर क्या बता रहा है हमें ऑप्शन है कि रिसर्चर ने पॉपुलेशन में से एक टिपिकल ग्रुप को ही सिलेक्ट कर लिया और वो उनका सैंपल बन गया। मतलब एक ग्रुप को ही सिलेक्ट कर लिया तो रिसर्चर को क्या लग रहा है कि मुझे इसी ग्रुप से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, डेटा मिल सकता है। तो यहाँ पर रिसर्चर रैंडम वे से सैंपल को सिलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कन्वीनियंस को आगे रखकर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, यूजिंग अ सैंपल of people that the researcher does not know about। सो इसको ऑप्शन में हमें बता रहा है कि पॉपुलेशन में से रिसर्चर ने ऐसे सैंपल को सिलेक्ट कर लिया जिनके बारे में रिसर्चर को पता ही नहीं है। सो ऐसा नहीं होता है, जिन पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे रिसर्चर को, उनके बारे में तो पता ही होगा कुछ ना कुछ। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन सी, haphazard choice of assigning participants to a study। haphazard का मतलब क्या होता है कि रिसर्चर को लग रहा है कि मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है, तो उसको ले लिया रिसर्चर ने, इस पर्सन को रिसर्चर ने ले लिया। अब इस पर्सन से रिसर्चर को डेटा नहीं मिल रहा, तो रिसर्चर ने क्या कर लिया, दूसरा पर्सन ले लिया। तो यहाँ पर अगेन रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पर, अपनी जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करे, उनकी चॉइस के बेसिस पर। हैपहज़ार्ड का मतलब हिट एंड मिस भी होता है, हिट एंड मिस,
मतलब एक को ले रहे हैं, उससे नहीं मिल रहा है तो फिर उसको छोड़कर किसी और से ले रहे हैं, किसी और पर्सन से ले रहे हैं। मतलब रिसर्चर यहाँ पर अपनी चॉइस आगे रख रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस, अपना जजमेंट आगे रखकर ले रहे हैं। तो ये आपका रैंडम असाइनमेंट से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन डी, use of random procedure so that each possible outcome has an equal chance of being selected. So yes, this option is correct about random assignment. Random assignment से रिलेटेड आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिकॉज ऑप्शन डी में आपको बता रहा है कि आप पॉपुलेशन में से अपने जिन जिन मेंबर्स को आप सिलेक्ट करोगे, अगर आप रैंडम वे से, अगर आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होगा, हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने का चांस होगा। क्योंकि यहाँ पर आप ये नहीं बता रहे कि इसी पर्सन से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इसी को लूंगा, तो रिसर्चर कोई भी पर्सन को ले सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो जाता है और हर एक का चांस हो जाता है सिलेक्ट होने का सैंपल के लिए, ओके, हर एक पर्सन का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अबाउट रैंडम असाइनमेंट। नेक्स्ट, Which one is not an example of subjective variable? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब सब्जेक्टिव वेरिएबल क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। आपको याद रखना है, सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में हमारे पास जो भी डेटा होता है या फिर सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में जो भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स से रिलेटेड कुछ भी डेटा होता है वो उनके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है और डिस्क्राइब करता है। सो सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो जनरली नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि वो किसी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं और देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमें सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल गिवन नहीं है। सेक्स, सेक्स क्या होता है, जेंडर, मेल या फिर फीमेल। सो यहाँ पर मेल या फिर फीमेल है तो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है डेटा, अगेन ये आपका सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। देन रिलीजन, रिलीजन भी आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, रिलीजन को कोई नंबर्स नहीं है, किसी रिलीजन का कोई नंबर नहीं है। सो यहाँ पर रिलीजन किसी का फीचर बता रहा है कि आप कौन से रिलीजन से हो, तो सब्जेक्टिव वेरिएबल का भी ये एग्जाम्पल हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रिलीजन सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। देन रेस, रेस क्या होता है कि जनरली फिजिकल ट्रेट्स को बताता है रेस, जैसे किसी के स्किन कलर को, कोई ज्यादा डार्क है, कोई फेयर है, किसी का हेयर टेक्सचर, किसी के फेशियल फीचर्स और किसी का आई फॉर्मेशन। सो ये सारे रेस में आता है, जिसमें आप बोलते हैं किसी का फिजिकल ट्रेट्स वो कैसा दिखता है उसको हम रेस कहते हैं। सो रेस ये भी आपका सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होता है। देन लास्ट इज इनकम। इनकम, आप इनकम को कोई फीचर नहीं होता है, इनकम को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनकम नंबर्स के फॉर्म में होती है। ऑलवेज इनकम आपको नंबर्स के फॉर्म में देखने मिलेंगे, किसी की 70,000, 80,000, 90,000। सो यहाँ पर इनकम में आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है जनरली नंबर्स के फॉर्म में होता है। सो इनकम आपका ये सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च को और हम क्या कहते हैं। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रिसर्चर न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके, अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके। सो बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है न्यू थियरीज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप करे, ताकि उनको हर एक चीज जानने की चाहत होती है, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसी चीजें क्यों हैपन हो रही है, फेनोमेना क्यों हैपन हो रहा है। सो रिसर्चर बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च में क्यों कुछ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थियोरीज एंड न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। सो याद रखिएगा, फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज प्योर रिसर्च, बिकॉज फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर जिस भी चीज को डेवलप करते हैं, जो भी चीज डेवलप करते हैं सारी न्यू होती है, और जो भी चीज न्यू होती है उसे हम कहते हैं वो प्योर है। सो फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज प्योर रिसर्च। उसी तरीके से रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करते हैं, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च में हम कोई प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व नहीं करते, बल्कि न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे, सर्वे क्या होता है,
सर्वे एक डेटा कलेक्शन टूल है जिसके थ्रू आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो। तो सर्वे में अगेन आप कोई न्यू थियोरीज और न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है? पायलट स्टडी याद रखिएगा स्मॉल स्केल पर की जाती है, ये देखने के लिए कि वो स्टडी जो स्टडी है वो सक्सेसफुल हो रही है फिर नहीं है। बेसिकली हम किसी भी स्टडी की फिजिबिलिटी देखते हैं, किसी भी रिसर्च की फिजिबिलिटी देखते हैं कि ऐसी चीज पहले हम स्मॉल स्केल पर परफॉर्म करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो रही है फिर उसको हम लार्ज स्केल पर परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली पायलट स्टडी हम स्मॉल स्केल पर टेस्ट कर देखते हैं वो सक्सेसफुल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सो अगेन पायलट स्टडी में हम कोई न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज प्योर रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, following are the number of sold units of 15 products at a store: 12, 14, 15, 18, 19, 21, 21, 31, 32, 46, 53, 57, 58 and 59. What is the sum of the median and mode? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 15 प्रोडक्ट है, एक स्टोर में 15 टोटल प्रोडक्ट्स है, उन प्रोडक्ट के हमें सोल्ड गिवन है, मतलब वो 15 प्रोडक्ट जो है टोटल वो कुछ उस स्टोर में बिके हैं। सो कितने कितने प्रोडक्ट, कितने 15 प्रोडक्ट बिके हैं उनका हमें डेटा गिवन है कि एक प्रोडक्ट जो होगा वो 12 बार बिका होगा, एक प्रोडक्ट 14 बार बिका होगा, ये हमें इस तरीके से डेटा गिवन है। अब इस डेटा का हमें मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है और उनका सम निकालना है। देन याद रखिएगा मीडियन एंड मोड क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है कि आपके डेटे में जो मिडिल वैल्यू, आपके डेटे की मिडिल या फिर सेंटर वैल्यू का हम कहते हैं मीडियन। और मोड किसे कहते हैं? आपके डेटे में जो सबसे ज्यादा बार और सबसे मैक्सिमम बार जो वैल्यू रिपीट हो रही है उससे हम कहते हैं मोड। अब पहले हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स में मीडियन को कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स बताए हैं, बस आपको उन स्टेप्स को याद रखने हैं। तो मीडियन को फाइंड आउट करने का स्टेप 1 होता है आपको आपका जो डेटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर आपको जो डेटा गिवन है ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर हमें गिवन है, मतलब पहले छोटा नंबर है फिर उससे बड़ा 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 एंड देन हाईएस्ट नंबर हमें गिवन है। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। देन स्टेप 2 हमें ये देखना है कि आपका जो डेटा है वो ऑड है या फिर आपका जो डेटा है वो इवन है। अगर आपका डेटा जो है ऑड होता है तो उस केस में आपकी जो सेंटर वैल्यू है, जो मिडिल वैल्यू है वो एक ही होगी। अगर आपका डेटा इवन है तो उस केस में आपकी सेंटर और मिडिल वैल्यू और मीडियन वैल्यू 2 होंगी एंड देन उसका आप एवरेज निकालते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको 15 प्रोडक्ट्स का टोटल इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेटा गिवन है, मतलब यहाँ पर आपको टोटल जो नंबर्स यहाँ पर गिवन है ये टोटल 15 है और 15 नंबर आपका ऑड होता है तो उस केस में आपकी जो सेंटर वैल्यू होगी सिर्फ एक ही होगी। किस तरीके से आपको सेंटर वैल्यू निकालना है? जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड से देखती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट पोजीशन पर मेरा 31 नंबर आ रहा है। उसी तरीके से राइट हैंड साइड से अगर मैं देखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन 8 पोजीशन पर मेरा 31 आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूँ या फिर राइट हैंड साइड से देखूँ, जो मेरा सेंटर और जो मेरा मिडिल नंबर आ रहा है वो 31 ही है। तो इस केस में मेरी जो मिडिल वैल्यू, इस डेटा की मिडिल वैल्यू और जो मीडियन वैल्यू होगी वो हो जाएगी मेरी 31। तो याद रखिएगा आपकी जो मीडियन है, मीडियन की वैल्यू है 31। उसी तरीके से हम मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। मोड क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वैल्यू, सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार ऐसी वैल्यू जो रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं मोड। उसी तरीके से यहाँ पर आपको डेटा देखना है, इस डेटा में आपकी 21 एंड 21 ये वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है। तो आपका इस केस में मोड की वैल्यू हो जाएगी आपकी 21। अब हमें क्या करना है? मीडियन एंड मोड ये दोनों की भी हमें सम निकालना है। सम क्या होता है? सम इज नथिंग बट एडिशन, आपको ऐड करना है। मीडियन प्लस मोड को आपको ऐड करना है। मीडियन कितना है आपका? 31 प्लस मोड 21। सो 31 प्लस 21 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 52। तो यहाँ पर मीडियन एंड मोड का जो आपका सम आ रहा है वो है 52। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 52। नेक्स्ट,
बिब्लियोग्राफी मीन्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है। सो बिब्लियोग्राफी मीन्स अ लिस्ट ऑफ रेफर्ड बुक, रिसर्च पेपर्स एंड एक्सेट्रा। तो ये होती है आपकी बिब्लियोग्राफी। अब इसका मतलब क्या होता है, सो याद रखिएगा बिब्लियोग्राफी आप कहाँ पर लिखते हो, आपके रिसर्च आर्टिकल में लिखते हो आपका बिब्लियोग्राफी। रिसर्च आर्टिकल में आप बिब्लियोग्राफी लिखते हो, तो रिसर्च आर्टिकल के जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स होते हैं, जो आपके एडिशनल चैप्टर्स होते हैं, यहाँ पर आप बिब्लियोग्राफी लिखते हो। सो बिब्लियोग्राफी आप कहाँ पर लिखते हो, रिसर्च आर्टिकल में। रिसर्च आर्टिकल में आप एक्स्ट्रा चैप्टर्स में जो सप्लीमेंट्री चैप्टर्स होते हैं, जो एडिशनल चैप्टर्स होते हैं, उसमें आप बिब्लियोग्राफी लिखते हो। सो बिब्लियोग्राफी को याद रखिए हम लिस्ट ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। सो बिब्लियोग्राफी को हम लिस्ट ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो जैसे रेफरेंस का मतलब क्या होता है, आपने आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का कंटेंट यूज किया होगा तो आप उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेफरेंस। ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। सो बिब्लियोग्राफी इज लिस्ट ऑफ रेफर्ड बुक और रिसर्च पेपर एक्सेट्रा। तो ये होता है आपका बिब्लियोग्राफी। देन हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं जो इनकरेक्ट है। फुटनोट्स, फुटनोट्स क्या होता है, जैसे अपने रिसर्च आर्टिकल्स में आपके कोई एक पेपर है, उस पेपर में या फिर कोई एक पेज है, उस पेज में अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो तो उसी पेज के नीचे आप फुटनोट लिखते हो और बताते हो वो कंटेंट आपने कहाँ से लिया है। सो फुटनोट्स ये आपके एडिशनल चैप्टर्स में आप नहीं लिखते हो, बल्कि आपका जो कंटेंट है, जिस चैप्टर पे जिस पेज पर आपका कंटेंट है, उसी पेज पर आप नीचे फुटनोट्स में बताते हो आपने वो कंटेंट कहाँ से लिया है। सो ये आपका बिब्लियोग्राफी नहीं होता है। कोटेशंस क्या होता है, कोटेशंस का मतलब होता है अगर आपने किसी और रिसर्चर का वर्क यूज करा है तो उसको आपको रिसर्च में इस तरीके से कोटेशन मार्क्स में इसको प्रेजेंट करना होता है। सो कोटेशन को हम बिब्लियोग्राफी नहीं कहते। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है, किसी पर्सनैलिटी की लाइफ स्टोरी को लिखना, उनकी लाइफ स्टोरी को डिस्क्राइब करना, उससे हम कहते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी किसी पर्सनैलिटी को, किसी पर्सन के लाइफ के बारे में अगर आप लिखते हो तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। सो बिब्लियोग्राफी एंड बायोग्राफी ये दोनों बहुत अपोजिट वर्ड है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लिस्ट ऑफ रेफर्ड बुक, रिसर्च पेपर एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, if the other researcher's material is used without acknowledgement it is called। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अभी इस डेफिनेशन में हमें गिवन है कि अगर आपने आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का मटेरियल यूज करा, उनको विदाउट एक्नॉलेजमेंट, उनको मेंशन किए बिना, उनका नेम प्रॉपर साइट किए बिना, देन वो किस चीज की डेफिनेशन हो जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं रिसर्च में, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा अगर आप रिसर्च में किसी और रिसर्चर का मटेरियल यूज कर रहे हो, उनका कंटेंट, उनका इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो विदाउट साइटिंग देम, विदाउट एक्नॉलेजिंग देम, उनका आप नाम नहीं लिख रहे हो प्रॉपर, उनको साइट नहीं कर रहे हो, तो वो हो जाता है आपका प्लेजियरिज्म। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेजियरिज्म। अब रिमेनिंग जो ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, जैसे आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हो और ये बताते हो, रिसर्च आर्टिकल में एक एक्नॉलेजमेंट लिखते हो जिसमें आप ये बताते हो कि आपके रिसर्च ड्यूरिंग में आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम में आपके जिसने भी हेल्प करी, जिन जिन पर्सन ने, आप उनको प्रॉपर एक्नॉलेज करते हो। सो यहाँ पर आप एक्नॉलेज, विदाउट एक्नॉलेज आ रहा है, सो यहाँ पर आप नेम ने मेंशन कर रहे हो किसी और रिसर्चर का, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इंडेक्स। नो, इंडेक्स क्या होता है, जैसे आपने आपकी बुक में भी देखा होगा, इंडेक्स में आपको बताया जाता है कि आपकी जो बुक है उसमें कौन से चैप्टर कौन से पेज पर लिखे होते हैं, ये मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी फुटनोट्स। फुटनोट्स क्या होता है, जैसे आप किसी रिसर्च आर्टिकल में किसी पेज पर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो तो उसी पेज पर आप नीचे फुटनोट लिखते हो और ये बताते हो कि वो कंटेंट किस रिसर्चर का कंटेंट था या फिर आपने कहाँ से वो कंटेंट लिया है, तो ये सब आप फुटनोट्स में लिखते हो। सो फुटनोट्स भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो ये जो डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप किसी और रिसर्चर का मटेरियल कंटेंट यूज कर रहे हो विदाउट एक्नॉलेजिंग देम, तो उसे हम कहते हैं प्लेजियरिज्म। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, if we select the sample unit in just a hit and miss fashion, this method of sampling is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम पॉपुलेशन में से सैंपल्स, हमारे सैंपल्स यूनिट किस तरीके से करेक्ट कर रहे हैं, जस्ट हिट एंड मिस फैशन, हिट एंड मिस वे से हम इस मेथड से हमारे सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो
ये हमारी कौन सी सैम्पलिंग की डेफिनेशन होगी। सो हिट एंड मिस का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए। हिट एंड मिस का मतलब क्या होता है, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर शॉप से, ये जो पर्टिकुलर शॉप है, इस पर्टिकुलर शॉप से कितने पर्सन ऐसे हैं जो डव सोप यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस पर्सन से इंफॉर्मेशन लूंगी कि इस पर्सन को मैं पूछूंगी कि आप कौन सा सोप यूज करते हो। अगर इस पर्सन से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं इसको मिस कर दूंगी एंड देन मैं दूसरे पर्सन को पकड़ लूंगी, मैं दूसरे पर्सन को हिट कर लूंगी, मैं दूसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी, मैं उनसे पूछूंगी कि आप कौन सा सोप यूज करते हो। अगर इसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैं इस पर्सन को लूंगी। उसी तरीके से मैं किसी भी पर्सन को लूंगी, अगर मुझे जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है मैं उस पर्सन को लूंगी, अगर जिसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो मैं उसको छोड़ दूंगी, जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दिया तो मैं उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो ये होता है आपका हिट एंड मिस फैशन में अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करना। सो इस तरीके से आप कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में आपके सैंपल्स यूनिट्स को चूज करते हो। याद रखिएगा, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। सो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में आप रैंडमली किसी भी पर्सन के पास जाओगे, आप बताओगे, उससे कहोगे कि आपको जैसे कोई भी टॉपिक पर अगर आप रिसर्च करो, जैसे मैंने यहाँ पर मुझे डव सोप पर रिसर्च करनी थी कि कितने लोग डव सोप यूज कर रहे हैं। सो मैं एक पर्टिकुलर शॉप में गई और मैं वहां से पर्सन से एक एक पर्सन से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। जिसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी मैंने उसको मिस कर दिया, देन मैंने दूसरे पर्सन को ले लिया और मैं उनसे डेटा कलेक्ट करने लगी। तो ये होता है आपका एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। सो याद रखिएगा, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ज्यादातर आप मार्केटिंग में यूज करते हो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चूज करते हो। जैसे आपका पर्पस ये है कि मुझे स्मोकर्स पर स्टडी करना है, तो पॉपुलेशन में से आप सिर्फ ऐसे ही मेंबर्स को लेंगे जो स्मोकिंग करते हो, आप रैंडमली किसी भी लोग को नहीं लोगे, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग। सो ये होता है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। So this is the definition of accidental sampling, not purposive. Then option C stratified sampling. Stratified sampling में आप क्या करते हो, heterogeneous ग्रुप को homogeneous सब ग्रुप्स में डिवाइड कर कर एंड देन वहां से आप आपका सैंपल्स चूज करते हो रैंडमली। अगेन यहाँ पर आप कोई ग्रुप नहीं बना रहे हो, कोई हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है। सो यहाँ पर दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। उसी तरीके से प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग, जिसे हम कोटा सैम्पलिंग भी कहते हैं। कोटा सैम्पलिंग में भी आप क्या करते हो, बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है, देन उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, देन अपनी कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो। सो अगेन यहाँ पर ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसर्च बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी रिसर्च जिसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और रिसर्चर अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस की बेसिस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, उस रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। तो याद रखिएगा, एम्पायरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं एंड देन ऑब्जर्वेशन, उनके ऑब्जर्वेशन के, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है, क्लिनिकल रिसर्च में पीपल के हेल्थ या फिर इलनेस के बारे में रिसर्चर स्टडी करते हैं। सो क्लिनिकल रिसर्च, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज क्लिनिकल रिसर्च में रिसर्चर ऑब्जर्वेशन और उनके एक्सपीरियंस को आगे नहीं रख सकते। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, बेसिकली हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर वो क्या कैसा इफेक्ट बता रहा है। सो अगेन यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होती है, ऐसी रिसर्च जो सिर्फ और सिर्फ लैब्स में परफॉर्म की जाती है, उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऐसी रिसर्च
जो रिसर्च हो, जिस रिसर्च में रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और रिसर्चर के ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस पर वो रिसर्च बेस्ड होती है, उस रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, A systematic step-by-step procedure which follows logical process of reasoning is, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कैसा सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग को फॉलो करता है, उससे हम उस मेथड को हम क्या कहते हैं। सो उस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। सो याद रखिएगा साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जिसमें आप सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हो और जो कि लॉजिक पर बेस्ड होता है, ऐसा प्रोसेस जो लॉजिक पर बेस्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक। तो जैसे कि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में सिस्टमैटिक, लॉजिक एंड साइंटिफिक ये सारे आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इन्हीं को आपको देखकर इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है, आपको गेस करना है। जैसे सिस्टमैटिक, लॉजिक और साइंटिफिक ये तीनों भी आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग को फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड, ये दोनों भी ऐसे मेथड है जिनके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो। ये कोई एक ऐसा मेथड नहीं होता, एक सिस्टमैटिक मेथड नहीं होता, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर नहीं होता जिसमें आप लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग को फॉलो करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी डिडक्शन मेथड। डिडक्शन मेथड क्या होता है? डिडक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस थ्योरी का आप यूज कर कर उस थ्योरी पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर कर उस थ्योरी पर ऑब्जर्व करते हो, उस थ्योरी को एनालिसिस करते, आपके हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करोगे, एनालिसिस करोगे एंड देन आप रिजल्ट बताओगे, आपका कंक्लूजन बताओगे क्या है। तो डिडक्शन मेथड ये आपका किसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए यूज करा जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो आपके लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग को फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, साइंटिफिक मेथड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।